हजरात मोहतरम, हालात मिडिल ईस्ट के खराब हैं। अब इजिप्ट ने अपनी फौज को हाई रिस्क और हाई रेड अलर्ट पर रखा है। आप समझ रहे हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मुंह से मुंह मिला है, तब से इजिप्ट के तेवर बदल गए हैं। इजिप्ट ने पहले से ही फौज को तैनात किया हुआ था, लेकिन अब इजिप्ट ने अपनी फौज को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। किसी भी देश के लिए उसकी सेना को रेड अलर्ट पर डालना, ये बहुत ऑब्वियसली रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी। अब खबर यह है कि तनाव इसलिए इजिप्ट और इजराइल के बीच बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका के ज़बरदस्ती करने पर नेतन्याहू अमेरिका का साथ देते हुए गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती इजिप्ट में ढकेल सकता है, और इजिप्ट ऐसा करने से इनकार कर रहा है और गाज़ा के लोगों को इनकार कर रहा है लेने से। उसका कहना, उसका स्टैंड ये है कि गाज़ा की सरजमीन गाज़ा के लोगों की है। ज़बरदस्ती हमारे देश में या किसी और देश में गाज़ा के लोगों को भेजने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अब इजिप्ट की ये तैनाती देखने के बाद इजराइल भी अब कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे टेंशन बढ़ गई है। जैसे इजिप्ट की तैनाती के बाद इजराइल ने बॉर्डर पर सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने रिजर्व वाले सैनिकों को बुला लिया है और जो सैनिक छुट्टी पर गए थे उनको भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उधर व्हाइट हाउस ने फिर से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि अगर गाज़ा के लोगों को किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यह सबसे बेहतर रास्ता और बेहतरीन ऑप्शन होगा। The president wanted me to share with all of you that he had a wonderful meeting with King Abdullah of Jordan yesterday. They discussed many things, including the Gaza Strip and its future at great length. The king would much prefer that the Palestinians stay in place, with the additional land to be used for new development, which would greatly create jobs at levels never seen before. But the president feels it would be much better and more majestic if these Palestinians could be moved to safer areas. I would just add to that the president remains wholeheartedly committed to seeing peace in the Middle East and our Arab partners. व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों से कहा है कि एक तो मेरा प्लान है, अब आपका क्या प्लान है वो प्लान प्रेजेंट करो जो मुझे पसंद आए। तो इजिप्ट तैयारी कर रहा है कि गाज़ा के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो तो ये तैयारी नहीं कर रहा है कि मैं गाज़ा के लोगों को ले लूँ। कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा प्लान इजिप्ट तैयार कर रहा है। देखना यह है कि वो प्लान क्या होगा। वहीं गाज़ा के लोगों के हालात सही नहीं हैं। गाज़ा में लगातार बारिश की वजह से जो लोग टेंटों के अंदर रह रहे थे मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वहीं कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो इस वक्त इजराइल की जेल में हैं, उनके वकीलों का कहना है कि जेल के अंदर कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। उधर एक और खेल सुनिए। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक ऑफर रखा है। कहा है कि रेफरेंडम एक ऐसा लॉ होता है कि उस देश से, किसी भी देश से पूछा जाता है और वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि देखिए, आपके देश में कोई सरकार नहीं है, आप लावारिस हैं, हालात आपके ख़राब हैं। अब आप बताइए, आप अपने मुल्क में ही रहना चाहते हैं, अपने मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, या अपने किसी पड़ोसी मुल्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं? तो तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसी रेफरेंडम कानून का हवाला देते हुए कहा है कि गाज़ा के लोगों को पूछा जाए
कि गाज़ा के लोग तुर्की के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। अगर गाज़ा के लोग ज़्यादातर बोल देते हैं कि तुर्की के साथ गाज़ा के लोग रहना चाहते हैं तो गाज़ा तुर्की का हिस्सा बन जाए। अब इसका एक नया खेल है, तुर्की का ये नया खेल शुरू। यहाँ पर अभी कोई फैसला हो नहीं पा रहा है, सब दावेदार बनने को तैयार हैं। गांव बसाना ही लुटेरे पहले आ गए। वहीं मेरे दोस्तों, इस छोटी सी बच्ची को आप देखिए, रो रही है, अपने परिवार वालों के लिए रो रही है, काफ़ी बीमार है। इलाज के लिए गाज़ा की बच्ची गाज़ा से विदेश जा रही है, लेकिन इसके साथ किसी भी परिवार वालों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा अपने परिवारजनों से मिलकर ये बच्ची विदा ले रही है। वहीं दोस्तों, हम गज़ा में उलझे रहे और उधर इजराइल ने सीज़ फायर की नौटंकी करके वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा लगभग कर लिया है। 40,000 वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को भगा दिया है और अब वो लाउड स्पीकर से वेस्ट बैंक में ऐलान कर रहा है और धमकी दे रहा है वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को कि इलाका खाली कर दो। सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार इजराइल तोड़ रहा है। वहीं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अल-अक़सा के अंदर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों का जाना बैन है, लेकिन यहूदी हज़ारों की मात्रा में हर रोज़ पहुंच रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, कई फिलिस्तीनियों को इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और जनीन और दूसरे इलाकों से गिरफ्तार किया हुआ है। हजरात, इजराइल के सैनिकों का क्या ही घटिया दिमाग है और उनकी क्या औकात है, इस तस्वीर में देखिए। वेस्ट बैंक में रेड के दौरान ये इजराइल के सैनिक ने एक फिलिस्तीनी बच्चे का स्कूल का बैग तक चुरा लिया और उस स्कूल बैग के अंदर क्या ही होगा, लेकिन बस पसंद आ गया तो चुरा लिया, कंधे पे टांग कर वो आगे रेड कर रहा है। वहीं गाज़ा में ये तस्वीर देखिए, गाज़ा की तस्वीर। गाज़ा में ऐसे सैकड़ों बम हैं जो फटे नहीं लेकिन फटने की संभावना है, और अगर ये फटे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। गाज़ा के अंदर अलग अलग इलाकों में ऐसे जिंदा बम पड़े हुए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, पत्रकारों का कहना यह है कि वेस्ट बैंक में इजराइल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने ही नहीं दे रहा है। सुन लीजिए। I'm in the settlement of Kiryat Arba right now in occupied Hebron in the West Bank, and behind me is the police station where I was called for an interrogation because there is a complaint against me. The police on the phone refused to tell me why, so I guess I'm about to find out. So I just got out of the police station and they interrogated me for filming minors, which essentially means that I filmed what is essentially Israeli child soldiers in the south and West Bank. And the interrogation, of course, wasn't about that. The interrogation was about my political views and why didn't I take my phone to the interrogation. Well, the police stole like $4,000 worth of equipment from me in the past few months, and there's the army. So on this side of the road is the settlement of Kiryat Arba. अब देखिए, इजराइल के ही एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी है। इजराइल की सरकार की हरकतों की वजह से ही हमास ने ये डील को सस्पेंड कर दिया है और कैदियों को रिहा करने को पोस्टपोन कर दिया है। वहीं तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने गाज़ा के मुद्दे पर फोन पर बात की है। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने इजराइल के ही चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे हमलों की वजह से 70% गाज़ा के लोग अपने अपने इलाकों और घरों से निकल चुके थे। अब सीज़ फायर के बहाने अब वो तमाम लोग, सभी लोग वापस लौट रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें दोबारा से गाज़ा पर हमला करना होगा। מה אתה אומר על אלה שקוראים לך אוכל מוות בהקשר הזה? אני חושב שיש ניסיון במשך תקופה מאוד ארוכה
לייצר דה-לגיטימציה למי שמתנגד לעסקה. לא תהיה הפסקת לחימה. תמורת תוכנית טראמפ. מה זה תוכנית טראמפ? תוכנית טראמפ מבוססת על השמדה של חמאס. ברור. ואז על הוצאה של העזתים מרצועת עזה. אתה חושב שזה אני יקרה? חושב שזה הפתרון הריאלי היחיד. שמעתי את שר החוץ הספרדי, אומר, אי אפשר לעשות את זה לאנשים שעזה היא מולדתם. 75% מאוכלוסיית עזה, עזה היא לא מולדתם. יודעת מה זה מולדתם? חיפה, טבריה, עכו, יפו, אלה אוכלוסיית פליטים מ-48. हजरात कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पिछले साल पूरी दुनिया में टोटल 124 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 80 से 82 पत्रकारों को तो अकेले इजराइल ने कत्ल कर दिया। ये साल जो गुजरा है, ये साल पत्रकारों के लिए सबसे बुरा साल रहा। हजरात मोहतरम, आज शब बारात है और याद रखना हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो। शब बारात के वक्त आपके यहाँ जो भी होता हो, किसी भी मसलक से हो, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी मसलक वाला हो, इबादत खाने में ही ये रात गुजरनी चाहिए, इबादत करते हुए ये रात गुजरनी चाहिए। बाइक पर अपने बच्चों को सड़कों पर हुड़दंग मचाने ना दें। कोई भी अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है। माहौल बेहद ख़राब है और पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, याद रखना मुसलमान की गलती अगर पाई गई तो मुसलमानों को मोर बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे ये, क्योंकि हम कावड़िए नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। और हमारी तरफ से अगर कोई गलती होगी तो मोटा डंडा चलाने से पहले सोचा नहीं जाएगा। लिहाजा अपने औलादों को, अपने बच्चों को हिदायत दें कि मस्जिद में ही रात गुजरनी चाहिए, मुसल्ले पर रात गुजरनी चाहिए, न कि सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए। ट्रिपलिंग बाइक पर मत करिएगा, न अपने बच्चों को करने दीजिएगा। अगर ये सब तुम्हें करना भी है तो भैया टोपी उतारो, जीन्स पहनो, शर्ट पहनो, मुसलमान हुलिया मत बनाओ और जो करना है करो। लेकिन अगर शब बारात के नाम पर घर से बाहर निकले हो तो गाड़ी को कंट्रोल में चलाना। सड़क पर सो रहे गरीबों के कान पर, उंगली में, पैंट में, सर के नीचे पटाखा रखकर कूल बनने की कोशिश मत करना। वैसे ही हालात ख़राब हैं, इससे ज़्यादा घिनौना माहौल नहीं हो सकता, तो घिनौनापंथी तुम्हारी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। ये सख्त अपील मुसलमानों से है मेरी हाथ जोड़कर। अपनी इज्जत अपने हाथ में। जय हिंद।